सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज एक छोटा सा न्यू टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। टॉपिक है एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसको एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में लिखा होता है एंडोस्पर्मस एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में नॉन एल्ब्यूमिनस को एक्स एल्ब्यूमिनस भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये टर्म आता किसके लिए है? तो जब मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन कर रही थी, तो डबल फर्टिलाइजेशन के एक्सप्लेनेशन के टाइम में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एक्सप्लेन किया था। ये रहा, जहां मैंने आपको ये बात सिखाई थी, व्हेन one male gamete fuses with two polar nuclei that leads to formation of an endosperm and the ploidy of endosperm is 3n। ये ऑलरेडी सीख रखा है आपने। तो जब ये एंडोस्पर्म बना है, तो एंडोस्पर्म क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रू फ्यूजन है दैट इज सिनगैमी। ट्रू फ्यूजन क्या है आपका? सिनगैमी है। लेकिन एक दूसरे फ्यूजन के बारे में जो हम लोग बात करते हैं दैट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड द एंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस ट्रिपल फ्यूजन। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ कि जब इस पूरे इवेंट को हम ध्यान से देखें, तो इस पूरे इवेंट का एम क्या है? जाइगोट का बनना। पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप शॉप से किसी सामान को खरीदने जा रहे हैं और आपको फ्री में कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका कोई यूज नहीं है, तो आप ऐसा तो नहीं फेंक देते हैं। आप कहते हैं चलो ठीक है हम रख लेते, रखा रहेगा हमारे घर में, यूज आया तो अच्छी बात है, नहीं यूज आया तो पड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस में इन्वॉल्व कौन करेगा अपने आप को? जाइगोट करेगा, एंडोस्पर्म नहीं करेगा। तो जाइगोट जब एम्ब्रियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होने की वजह से एंडोस्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जब ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो उसमें दो बातें होंगी। दो बातें ये होंगी कि या तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, मतलब वहां पे थोड़ा भी किसी भी कंडीशन में एंडोस्पर्म जो है वो बचा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो नो एंडोस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्म इज रिमेनिंग एल्ब्यूमिनस। बच्चे उल्टा लिख के आते हैं इसमें। तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि ऐसे याद रखना है, अगर आपको टर्म सुनने को मिल रहा है नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जब कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो रेसिडुअल कुछ बचेगा नहीं वहां पे, तो जिसकी वजह से एंडोस्पर्म बिल्कुल भी उस सीड में आपको रिमेनिंग नहीं दिखेगा। इसके क्लासिक एग्जांपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आपके पास ई है, बीन है, मस्टर्ड है, इनके एग्जांपल्स। ठीक, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर हम लोग कर देते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस में बोला नो एंडोस्पर्म लेफ्ट, एल्ब्यूमिनस में ऑब्वियस जब इसका ऑपोजिट करेंगे तो एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सो a small portion of endosperm remains in the seed। तो इसका क्लासिक एग्जांपल आपके पास क्या है? कोकोनट है, कैस्टर है, मेज है। इन सब में क्या होता है? जो एंडोस्पर्म है वो बचा रह जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे इनको कैटेगराइज किया है, और एग्जाम्स में भी बच्चों से पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। और अगर नीट के एग्जाम के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। और ये मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब हम लोग कोकोनट की बात करते हैं, कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो व्हाइट कर्नेल जो एडिबल होता है इसमें दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। बट जो भी है वहां पे एडिबल पार्ट क्या है? एंडोस्पर्म है। तो ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि मेंशन द एडिबल पार्ट इन कोकोनट, तो आप आंसर क्या लिखते हैं? एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में भी करा रखा है। ठीक है,
तो याद भी आपको रखना है कि द एडिबल पार्ट इन कोकोनट इज एंडोस्पर्म, नॉट एम्ब्रियो। जबकि जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं उनकी क्या खासियत है कि ट्रू फ्रूट्स में जो एडिबल पार्ट है वो एम्ब्रियो होता है। ठीक है, ये आपका हो गया एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस को हम एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं। इस टॉपिक में कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए, एक टॉपिक है हमारे पास, सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी टर्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डेथ। डॉर्मेंसी बोलने का ये मतलब नहीं है कि कोई स्टूडेंट ये समझ ले कि सीड जो है वो डेड हो जाता है। यहाँ पे हम डेड होने की बात ही नहीं कर रहे। एक्चुअली सीड डॉर्मेंसी क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी सीड को गमले में, सॉइल में, कहीं पे भी डाला, ठीक है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, बट आपको उसमें से कुछ भी जर्मिनेट होता हुआ नहीं दिखा। 2 मंथ, 3 मंथ्स के बाद जैसे रेनी सीजन आया, आपने देखा कि वो जर्मिनेट कर गया। जर्मिनेशन के बाद जब आपने उस प्लांट को आइडेंटिफाई किया, तब आपको याद आया कि आपने एक सीड जो है वो लगाया था, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है वो जर्मिनेट होके आज आपको नजर आ रहा है। तो होता ये है कि सीड्स को जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, सीड्स को क्या मिलता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो ये खुद को सेफ रखने के लिए इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा इनएक्टिव स्टेट नहीं है। अभी आगे जाके मैं आपको ल्यूपिन का एग्जांपल दूंगी, जिसमें जो सीड की विएबिलिटी है वो 10,000 ईयर्स की रिकॉर्ड की गई है। बोलने का क्या मतलब है कि वो सीड जो है वो 10,000 पुराना है, लेकिन आज भी अगर उसको कहीं पे लगाया जाए तो वो अपने आप को क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर है। तो सीड डॉर्मेंसी क्या है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये तो एक सिंपल सी बात है, नॉन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सुटेबल कंडीशंस इज टर्म्ड एज डॉर्मेंसी और सीड डॉर्मेंसी। दूसरी बात ये है कि डॉर्मेंसी को अगर हम देखें और आप अगर अपने आप को सीड की जगह पे अज्यूम करके देखें, तो आपको एक और बात का पता चलेगा कि एक्चुअली डॉर्मेंसी इज द अडाप्टिव मैकेनिज्म। क्या हो गया, ये अडाप्टिव मैकेनिज्म हो जाता है। तो कैसे अडाप्टिव हो गया, तो अडाप्टेशन क्या है, आप अपने आप को उस तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं जैसा आपके पास सुटेबल कंडीशन है। तो ये जो सीड डॉर्मेंसी है, तो यहाँ पे सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा, बट ये मतलब नहीं है कि कभी जर्मिनेट नहीं करेगा, करेगा। कब करेगा, जब उसको सुटेबल कंडीशंस मिलेंगे। तो इसमें और एक स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे आप अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो आपसे। इसमें आपको ऐड क्या करना है, सीड डॉर्मेंसी में ही, सीड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट मतलब आप समझते हैं इनएक्टिव, नॉट डेड। डॉर्मेंसी मतलब क्या होता है, डॉर्मेंट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट होता है। ठीक है, तो जो आपको समझ आ रहा है हम वही लिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने, आपने ये सीखा कि एक्चुअली द सीड डॉर्मेंसी इज अ स्टेट, is a state in which seeds do not germinate despite the presence despite the presence of all the necessary conditions। और ये जो कंडीशंस है आपके पास, ये भी आप जानते हैं ऑलरेडी। द कंडीशंस आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन
and light. अब जो सीड कोट है वो इनएक्टिव स्टेट में एक्चुअली होता क्या है, वो एक्स्ट्रा टफ हो जाएगा, मतलब वो ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल हो जाता है, तो जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाती है उस वक्त। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त उसका ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत तो नहीं है, एक और बस सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज कॉज्ड बाय हार्ड सीड कोट impermeability और lack of supply and activity of the enzymes required for germination। बस इतनी सी बात है। क्या कंक्लूजन निकाला आपने कि अगर कोई सीड एडवर्स कंडीशंस को देख के अपने लिए अनफेवरेबल कंडीशंस को देख के अपने जर्मिनेशन को कुछ टाइम के लिए क्या कर दे, स्टॉप कर दे, मतलब कंप्लीटली नहीं, परमानेंटली नहीं हुआ, दैट इज नोन एज सीड डोर्मेंसी। ठीक है, तो इनएक्टिव स्टेट हो गया, सीड का क्या हो गया, ये इनएक्टिव स्टेट हो गया। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं। ये आपके पास क्या था, सीड डोर्मेंसी था। और एक अभी जस्ट इसके पहले आपने कौन सा टर्म सीखा, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। अब एक और स्पेशल पॉइंट आपको मैं सिखा रही हूँ। एक टर्म है आपके पास, द टर्म इज पेरिस्पर्म। बहुत स्पेशल और यूनिक टर्म है, नॉट एंडोस्पर्म। बच्चों से पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म, उनको लगता है दोनों तो एक जैसा Ma'am, प्रोनाउंसिएशन। resistant nucellus in the embryo. हाँ ठीक है, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, Ma'am, raza नहीं बोला, used up नहीं हाँ हुआ तो। रेसिस्टेबल। ठीक है, तो persistent nucellus is termed as persistent nucellus is termed as perisperm। पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर आप ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो ब्लैक पेपर यूज करते हैं ना, जो गोलकी होती है, काली मिर्च भी जिसको बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, देखा है आपने, हाँ मैम। Yes, है ma'am. ना। तो वो ब्लैक पेपर जो है, ये क्लासिक एग्जांपल है इसका, ब्लैक पेपर एंड बीट। तो ये बहुत पूछा जाता है। एग्जांपल्स आर, क्या हो गया आपके पास, ब्लैक, ये PAPER नहीं लिखते इसमें, हम क्या लिखते हैं, PEPPER। double P-E-R. हाँ, ब्लैक पेपर है ये। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज बीट, ब्लैक पेपर एंड बीट। मतलब ये हुआ, अभी मैं तुरंत आपको रिकॉल कराती हूँ कि जब आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर को सीख रहे थे, किसको सीख रहे थे, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को सीख रहे थे। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को जब आपने सीखा था तो मैंने स्पेशली आपको सिखाया था यहाँ पे न्यूक्लियस, द मास ऑफ सेल या स्पेसिफिक टिश्यूज इन विच दिस एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड।
न्यूक्लियस भी उसी पर्पस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा पूरे प्रोसेस के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये परसिस्टेंट रह जाता है, हमेशा नहीं होता। अगर हमेशा होता तो हमें अलग से उसमें एग्जाम्पल पढ़ने की और याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम अलग से यहाँ पे एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक ही जो स्पेसिमेंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो शो करने का काम करेंगे। तो ये आपका टॉपिक क्या हो गया, पेरिस्पर्म हो गया। पेरिस्पर्म क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. क्या नजर आ रहा है आपको, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है? वाटरमेलन दिख रहा है सबको? ठीक है, मैं यही तो पूछ रही हूँ। अच्छा, ठीक है, आपको वाटरमेलन दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो वाटरमेलन दिख रहा है इसमें स्पेशल बात क्या है, कुछ अलग दिख Ma'am, रहा है आपको? seeds नहीं है. सीडलेस है, ये कैसा है, It, सीडलेस है। जबकि वाटरमेलन खाना सबको पसंद है, लेकिन ये सोच के टेंशन होती है कि अब इतने सारे सीड्स भी निकालने पड़ेंगे उसके। लेकिन ये आपको यहाँ जो वाटरमेलन दिख रहा है इसमें एक भी सीड नहीं है, इट्स सीडलेस। कैसा है ये, सीडलेस है। Ma'am, तो parthenocarpy. हाँ, तो ऑब्वियस है कि इसके लिए हम कोई फिनोमेना पढ़ते होंगे, किसी टर्म को हमने इसके लिए बनाया होगा। तो हम टर्म यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पार्थेनोकार्पी। क्या टर्म यूज करेंगे, पार्थेनोकार्पी। द फिनोमेना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। तो हार्मोनल हम यहाँ पे रेगुलेशन कराते हुए हम क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स है वो बनाने का काम करते हैं। तो फेनोमेना क्या हो जाता है, पार्थेनोकार्पी हो जाता है। द टर्म इज पार्थेनो, CARPY, पार्थेनोकार्पी। Ma'am, 11th में आपने एक बार पढ़ा है थोड़ा. हाँ, बताया था, वो सब कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जगह जगह पे हर एक चैप्टर में कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें 11th का पोर्शन नहीं आएगा, है ना। हर एक चैप्टर में मिलेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आएगा जब, तो बार बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1000 टाइम्स आएगा, है ना। तो हर जगह दोनों तो एक ही है ना। पहले तो हम लोगों ने ISC का एग्जाम दिया, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, 11th और 12th एक साथ। बच्चों के बर्डन को कम करने के लिए क्या किया गया, बोला गया चलो ठीक है, तुम 11th जो कर रहे हो अगर वो अच्छा नहीं है तो सिर्फ 12th का एग्जाम दे के बोर्ड दे सकते हो। उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या है, आज के डे में बच्चों के ब्रेन की कैपेसिटी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अगर 1 महीने पहले पढ़ाया हुआ किसी बच्चे से पूछ लिया जाए तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता, और हमें 2 साल 3 साल का याद रखना पड़ता था। तो वो चीज है। तो पार्थेनोकार्पी क्या हो गया, द phenomena of development of fruits without fertilization is known as पार्थेनोकार्पी। ये फेनोमेना हो गया। और दूसरी बात, such fruits are known as parthenocarpic fruit।
अब ठीक है, क्या हो गया ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हो गया। अब सीडलेस आप जितने भी फ्रूट्स बनाने की कोशिश करें वहां पे हार्मोन रेगुलेशन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी हो जाएगा। लेकिन अब इससे मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैम पार्थेनोजेनेसिस। नहीं, पार्थेनोजेनेसिस एनिमल्स में होगा और पार्थेनोकार्पी प्लांट्स में, फ्रूट्स में होगा। लेकिन ये अभी मैंने लिखा, डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। बट एक यहाँ पे टर्म क्या है आपके पास जो आपको अपने बुक में देखने को मिले, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, ये क्लियर है? हाँ, एपोमिक्सिस, ये क्लियर है बिल्कुल। यस मैम। इस टर्म, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज एपोमिक्सिस। टर्म क्या है आपके पास? तो अगर इन शॉर्ट आपको दोनों में डिफरेंसेस याद रखना हो तो आपको ऐसे समझाना है किसी को। आपको बोलना है डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, वाइल फॉर्मेशन ऑफ अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। मतलब वहां फ्रूट था और यहाँ सीड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सीड आ जाएगा। तो ये एपोमिक्सिस हो गया आपका। तो ये हो गया आपका। ऑब्वियस है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ इसको, एपोमिक्सिस इन flowering plants is defined as the asexual formation, जबकि होता नहीं है ऐसा। अगर ऐसा होता तो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। asexual formation of a seed from, होता कैसे है, the maternal tissues of the ovule avoiding the process of meiosis, and fertilization भी नहीं होगा फिर, avoiding the process of meiosis and fertilization। क्या होगा फिर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा लीडिंग टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बस हो गया, बहुत है आपके लिए, सारी चीजें आ गई इसमें। दैट्स एपोमिक्सिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। पार्थेनोकार्पी, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो हनी बी के केस में हम लोग देखेंगे आगे जाके। एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनी सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तीनों में फर्क समझ आया सबको? डिफरेंस क्लियर है बिल्कुल, यस मैम। है ना? तो ये आपके पास क्या है, ये छोटे छोटे टर्म्स तो हैं बट आगे जाके बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करेंगे। तो ये भी आपने सीख लिया। देन एक और यहाँ आपके पास टर्म आता है जो आप जानते हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ नया बताने जा रही हूँ इसमें। आपने बार बार अपने बुक में टर्म सुना होगा, आप देखते होंगे कभी ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है और कभी फॉल्स फ्रूट्स बोला जाता है। ट्रू फ्रूट, है ना? तो जैसे ही हम ट्रू फ्रूट्स के बारे में बात, सबसे पहली चीज और पॉइंट नंबर 1 ये है, पिस्टिल का आपको डायग्राम याद है हर बच्चे को?
पिस्टिल का डायग्राम याद है? यस मैम। कैसा दिखता है पिस्टिल? पिस्टिल के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से दिखते हैं आपको? मैम स्लाइड सिग्मा सिग्मा ओवरी स्टाइल होता एंड है, ओवरी सिंगल प्रोडक्ट होता है। होगा। ठीक है, वेरी गुड। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आपको जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी नजर आएगा इसमें, उसमें जो ये ओवरी है, समझेंगे ध्यान से, ये इसको ऊपर वाला तो डीजेनरेट हो जाएगा, इसकी बात हम नहीं कर रहे। स्टिग्मा, स्टाइल तो दिखता नहीं किसी फ्रूट में आपको। होता ये है, ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, यहाँ पे ये आगे जाके सीड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओवरी वॉल, ऐसे करके मैंने 11th में बताया था आपको, मैं ये रिकॉल कराती हूँ एक बार, ऐसे ही एग्जैक्टली मैंने लिखा था। मैंने बोला Yes, ma'am. आपको, हाँ याद होगा आपको, मैंने आपको क्या बोला कि आपने क्या सीखा है कि ओव्यूल प्लस ओवरी वॉल, ओव्यूल में आपने क्या प्लस कर दिया? ओवरी वॉल प्लस कर दिया। क्या बनाया आपने? इज इक्वल टू, सीड्स होता है। अभी ओवरी फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ओवरी। पहले मैंने ये बताया आपको, ठीक है। फिर देखिए होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखिए। मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया जानबूझकर ताकि आपको मेरी बात समझ आए। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि इनका होना क्या है आगे जाके। एक्चुअली क्या होना है, ये जो ओव्यूल है, दिस ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, द ओवरी वॉल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेरिकार्प, जो छिलके होते हैं फ्रूट्स के, दैट इज पेरिकार्प, एंड द ओवरी नाउ बिकम्स फ्रूट। पता है क्या, इससे आपने डेफिनेशन निकाल लिया। क्या डेफिनेशन निकाला? कि अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे कि डिफाइन फ्रूट्स, तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। राइपेंड ओवरी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, सेम इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। ओवरी वॉल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेरिकार्प एंड द ओवरी इज द फ्रूट। तो राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स में आपको लिखना क्या है और समझना क्या है? द फ्रूट्स विच आर डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, मतलब ओवरी से अगर डायरेक्ट आपको फ्रूट डेवलप होता हुआ दिख रहा है, तो हम उनको ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम उनको ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, ज्यादा नहीं इसमें मेंशन करेंगे ट्रू फ्रूट में। ये मैंने पहले समझा दिया, क्योंकि ऐसे हवा में लिखती आपको मेरी बात समझ नहीं आती। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा, अ फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम only the part, only the ovary part of the flower। ऑब्वियस है किसका होगा? फ्लावर का ही होगा। ऑफ द फ्लावर इज टर्म्ड एज ट्रू फ्रूट। अब कोई डाउट इसमें किसी को? इसको हम नहीं लोग मैम। ट्रू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट बोलेंगे। तो इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू फ्रूट्स तो बहुत ज्यादा आप खाते हैं। जैसे एज फॉर बहुत सारे काउंटलेस, मैंगो है, बनाना है, टोमेटो है, ये सारी चीजें जो आप खा रहे हैं, तो उनके केस में क्या है, आप ट्रू फ्रूट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक इसका ऑपोजिट जो है,
अब ट्रू का उल्टा क्या होता है, ट्रू का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स फ्रूट्स भी होगा। false, हाँ, है ना। वैसे इंग्लिश में भी अगर आप लिखते हैं तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स ही लिखते हैं। तो फॉल्स फ्रूट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कोई ऐसा फ्लैशी पार्ट हम खाते जरूर हैं, बट वो डायरेक्टली, अगर हम सीधा सीधी बोले तो ये क्या है, पिस्टल क्या है, कार्पेल है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दैट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरी बट सम एडजेसेंट टिश्यूज और एक्सटीरियर टू द कार्पेल। जैसे एप्पल में थैलेमस खा लेते हैं आप, तो क्या बोले हम, फ्रूट बोले उसको, नहीं, फॉल्स फ्रूट है वो। क्या है, फॉल्स फ्रूट है। पहले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चले हम लोग। यस मैम। चलिए, yes ma'am, अब हम लोग आते हैं फॉल्स फ्रूट्स पे। दोनों में डिफरेंस भी ऐसे कर लेंगे आप लोग जब कभी पूछा जाए फॉल्स फ्रूट्स। इसको स्यूडो फ्रूट्स भी कहते हैं। फॉल्स फ्रूट is a fruit in which some of the flesh is not derived, कीवर्ड यही है यहाँ पे, from the ovary, from the ovary, but some adjacent। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हवा में दूसरी जगह से ही आ जाएगा, उसके आसपास के ही टिश्यूज होंगे, एडजेसेंट टिश्यूज, एक्सटीरियर टू द कार्पेल। कार्पेल पिस्टल को ही कहते हैं हम लोग। कार्पेल किसको कहते हैं, पिस्टल को ही कहते हैं। अब जो भी मैंने आपको बोला, हालांकि आपको पता है, फॉल्स फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो Pseudo फ्रूट्स भी fruit. कहते हैं। हाँ, स्यूडो फ्रूट भी कहते हैं लोग इनको। स्यूडो मतलब ही फॉल्स होता है, जैसे फिजिक्स में स्यूडो फोर्स पढ़ते हैं, ये स्यूडो फ्रूट हो गया। और हाँ, सीडी एक के और लिए चीज है, आपको याद होगा कि जब मैं फंजाई पढ़ा रही थी तो वहां पे बार बार जो कार्प कार्प एस्को कार्प ऐसे ऐसे जो वर्ड आता था, तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि कार्प का मतलब क्या होता है, फ्रूट होता है। तो इसको श्यूडो कार्प भी बोल सकते हैं। अगर आपको श्यूडो कार्प लिखा हुआ दिखे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमारे से क्या पूछ लिया। लेकिन ट्रू वाले के तो नहीं, बट फॉल्स वाले के जो कुछ क्लासिक एग्जांपल्स है वो आपको जुबान पे रखना पड़ता है, मतलब वो याद होना चाहिए, कंफर्म्ड होना चाहिए। सबके बारे में जब हम लोग देखेंगे तो सब में अलग मैम अलग ही एप्पल और स्ट्रॉबेरी। हाँ, एप्पल्स है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, मलबेरी, पेयर, बहुत सारे हैं। ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। चलिए, ये क्या है, फॉल्स फ्रूट्स है, मतलब इन फ्रूट्स में डायरेक्टली आप एज एडिबल पार्ट ओवरी को कंज्यूम नहीं करते। तो जिसकी वजह से हम लोग इनको क्या टर्म देते हैं, यहाँ पे फॉल्स फ्रूट्स का टैग दिया जाता है। किसका टैग दिया जाता है, फॉल्स फ्रूट का टैग दिया जाता है। अब इस टॉपिक से, इस रिसेंट ईयर, मतलब बोलने का मतलब है कि अभी इस ईयर तो एग्जाम जो है वो अभी मई के फर्स्ट संडे को है, ठीक है। मैं पिछले ईयर को ही रिसेंट माना जाएगा अभी तक। तो हम लोग उसके नीट के क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। सेम इसी टॉपिक से है तो आपको कोई एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी बुक में से जो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, आपके बुक में एक डायग्राम का पेज है, देखा है आपने, लास्ट में एक आपके पास क्या है, डायग्राम का पेज है।
मैं शो करती हूँ आपको। मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ। ये डायग्राम है आपके बुक में, याद आया? यस मैम। है ना, देखा होगा सबने। Yes, ma'am. अभी रिसेंट ईयर ये डायग्राम बना हुआ था और इसकी जगह पे डैश दिया गया और लिखा गया था आइडेंटिफाई द एडिबल पार्ट इन दिस फ्रूट। फ्रूट का नाम नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा गया, डैश कर दिया गया है। तो आपको क्या याद रखना था कि जो एडिबल पार्ट है उसमें वो क्या है, थैलेमस है। उसने जानबूझकर डायग्राम बेस्ड पूछा ताकि ये एनालाइज कर सके कि बच्चों ने ध्यान से किताब देखी भी है या नहीं देखी है। ठीक है, अगर जो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, ये तो याद हो गया, थैलेमस 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 तो काफी पहले से आप सीखते चले आ रहे हैं। मैंने एज अ रिमाइंडर जो है ये डायग्राम आपको दिखाया। इसकी खासियत क्या है कि ये थैलेमस जो है ये फ्रूट का पार्ट नहीं है। थैलेमस क्या होता है, सोलेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, याद आया? सोलेंट बेसल यस मैम। पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, वो यहाँ पे एडिबल है। तो इस डायग्राम को निकालने का बेनिफिट क्या हुआ कि एक यहाँ पे टर्म अभी मिस हो जाता, अकीन। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में एक टर्म जो है आपको अकीन लिखा हुआ है, वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो जो अकीन्स आपको यहाँ पे दिखते हैं ऐसे 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 बाहर की तरफ उभरे हुए या निकले हुए, तो एक्चुअली ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे जो सीड्स है ये आपको इसके बाहर इस तरीके से लगे हुए दिखते हैं। तो अकीन्स जो है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को जब ध्यान से देखेंगे तो बाहर के साइड में आपको क्या दिखता है, यहाँ पे देखिए, मैं एक दूसरा इमेज आपको दिखाती हूँ। जब इसको ध्यान से जूम करके देखेंगे ना तो आपको इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। यस मैम। ये है ना, ऐसा जबकि रेगुलर फ्रूट्स में होता नहीं है। तो ये आपको किसके केस में देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी के केस में। ये देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है इस तरीके से, जो डिप्रेशन है उसमें ये प्रेजेंट है। ये क्या हो गया आपका, अकीन हो गया। ये है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे निकले हुए हैं। इसको हम लोग वन लाइन में लिखेंगे, पूछा जाता है, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग इसको। चलिए, तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकीन, आप उतने देर से ये सोच रहे होंगे कि हमें फिर बताना क्या है किसी को, या हम समझे क्या। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्मॉल येलो सीड लाइक बिट्स आर कॉल्ड अकीन्स। बस यही मतलब, ये क्या है, तो ये अकीन है। बस इतना समझ आया सबको? जो येलो छोटे छोटे आपको यहाँ पे बिट्स दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, अकीन कहते हैं टेक्निकली, अगर हम यहाँ पे बात करें। और हर एक अकीन के अंदर जब आप इसको निकालिएगा तो एक्चुअल में इसके अंदर जो उसके सीड्स है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बाहर से जो आपको दिख रहा है ऐसा नहीं है। तो एक स्ट्रॉबेरी में एवरेज 200 अकीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देती हूँ आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, और पूछा गया क्वेश्चन है तो बच्चों को मैं ये बोलती हूँ कि हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपने स्ट्रॉबेरी देखा नहीं कि अकीन को टिक कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अकीन इन स्ट्रॉबेरी फ्रूट। इसमें लिख लीजिए टेक्निकली, मतलब समझने के तौर पे, अगर हम बिल्कुल
मोटे तौर पे यहाँ पे बात करें, दोज स्मॉल येलो, येलो ही था ना, देखा आपने ना कैसा था, येलो कलर का था। Yes, ma'am. हाँ, सीड लाइक Yellow seed. बिट्स आर कॉल्ड अकील्स। ये हो गया। इसका मतलब हुआ यहाँ पे बोलने का कि हर एक कीन में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक फ्रूट क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे एंड ईच इज अ फ्रूट, तो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर बन गया इसका मतलब यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे एक और थोड़ी क्लैरिटी के लिए यहाँ मेंशन करेंगे, इनसाइड ईच कीन is the actual strawberry seed। उसके अंदर जब आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तब आपको दिखेगा, और एक डेटा के तौर पे आप लिख लेंगे, ऑन एन एवरेज sized strawberry holds about 200 apiece। 200 again. हम्म। अब ठीक है, अब हो गया क्रिस्टल क्लियर, है ना। आपको इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अकीन देखा नहीं कि आपको स्ट्रॉबेरी पे मार्क करना है, आपने स्ट्रॉबेरी देखा नहीं कि आपको अकीन पे मार्क करना है, इतना याद रखना है बस। याद हो गया? ठीक है, Yes, ma'am. चलिए अब एक और टर्म है आपके पास। टर्म क्या है, आसान सा है, जिसको हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी, यहाँ पे टर्म क्या बोल रहे हैं हम लोग कह रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब क्या होता है? मोर। पॉली मतलब क्या होता More है? than. ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो टर्म है आपके पास पॉली एम्ब्रियोनी, साफ साफ आपकी बुक में इसको मेंशन ही किया गया है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। बोल ही रहे, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना पॉली एम्ब्रियोनी, कुछ अलग से उसमें आपको सीखने समझने की जरूरत तो है नहीं। तो occurrence of more than one embryo is known as polyembryony। क्या कहते हैं हम लोग इसको? polyembryony। एक टर्म लिख लीजिए यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इसके। उसके बाद एक और पेज है थोड़ा सा जिसको समझना है आपको, उसकी बात करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा occurrence of more than one embryo in a fruit is termed as। क्या एग्जाम्पल होगा इसका, सोचेंगे? मैम वाटरमेलन हो सकता है। Watermelon और मैम मस्कमेलन। ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, सबके अंदर क्या है आपको बहुत सारे एम्ब्रियो जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास पॉली एम्ब्रियोनी हो गया। क्या हो गया? पॉली एम्ब्रियोनी हो गया। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम।
चलिए लिख लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। मैम लिख लिया। चलिए। एक पेज एनालाइज करेंगे हम लोग, जहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 2 क्वेश्चंस में एक ऐसा सीड आएगा आपके पास जिसकी विएबिलिटी 10,000 ईयर्स की रिकॉर्ड की गई है, और दूसरा ऐसा सीड मिलेगा आपको जिसकी विएबिलिटी 2,000 ईयर्स जो है वो रिकॉर्ड करी गई है। नोट कर लेंगे इसको और देखिए बता देती हूँ। अगर इस पूरे लिविंग सिस्टम में से हम सीड गायब कर दे तो क्या होगा? हमारा पूरा जो लिविंग सिस्टम है, इसमें से अगर हम लोग सीड को पूरा का पूरा ही वैनिश कर दे, गायब कर दे, तो क्या होगा? लिविंग सिस्टम ही नहीं रहेगा। फ्रूट्स में जर्मिनेशन। फ्रूट्स नहीं मतलब होगा। कुछ भी नहीं होगा। फ्रूट तो दूर की बात है, प्लांट कहाँ से होगा? ऐसे सोचिए, प्लांट्स कहाँ से होंगे? अगर प्लांट नहीं है तो लिविंग सिस्टम ही तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हुआ क्या, सीड इज द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर। एनी डाउट? एग्रीकल्चर के बारे में आप तब तक नहीं सोच सकते जब तक कि आप सीड के बारे में नहीं सोच सकते। सीड अगर डॉर्मेंट कंडीशन में जा भी रहा है तो ऑब्वियस है कि उसके पास कुछ ना कुछ फूड स्टोरेज जरूर होगा। कॉमन सेंस लगाएंगे अपना। अगर कोई सीड डॉर्मेंट कंडीशन में है तो क्या उसके पास कोई फूड नहीं होगा स्टोर? हाँ अगर नहीं होगा तो डेड हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा? डेड हो जाएगा। फार्मर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे सीड्स को वो स्टोर करके इसलिए रखते हैं ताकि नेक्स्ट सीजन में उसका इस्तेमाल कर सके। फिर यहाँ पे जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन आपके बुक के स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। Or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and can't be stored? ये भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। इसका बोलने का मतलब है कि जैसे ही सीड फॉर्म हुआ तुरंत उसको जर्मिनेट हो जाना चाहिए, आगे हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसके लिए एक टर्म आएगा आपके पास इंग्लिश का, यहाँ देखिए ध्यान से, दैट इज विएबिलिटी। पहले भी मैंने आपको बताया। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विएबिलिटी, तो एक्चुअली द विएबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सीड्स टू जर्मिनेट। अगर बिल्कुल जीरो लेवल पे हम लोग बात करें तो मतलब सीड के पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को जर्मिनेट कर सके। नहीं कर सकता तो विएबिलिटी लॉस कर दी इसने। तो आपको यहाँ पे ये बता रहा है ना, फ्यू स्पीशीज द सीड्स लूज विएबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ में फ्यू मंथ्स है, कुछ में ईयर्स है, कुछ में 1,000 ईयर्स है। तो seeds of a large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seeds. The oldest is that of, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे इसको, ल्यूपिन। द साइंटिफिक नेम इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? ल्यूपिनस आर्क्टिकस है। याद रहेगा, अंडरलाइन कर लेंगे बुक में और कॉपी में लगे हाथ लिख भी लेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ ल्यूपिनस आर्क्टिकस लिख के डैश दे के सामने लिखेंगे विएबिलिटी 10,000 ईयर्स। मेरी बात समझ आई? ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो है उसमें आप लिखेंगे विएबिलिटी जो है वो क्या लिखेंगे? 10,000 ईयर्स विएबिलिटी, बस इतना लिखेंगे आप। ये देखिए, पहचानते हैं आप इसको? ये फ्लावर है, ये इसके सीड्स है। ठीक है, थोड़ा ब्लर है बट अभी अभी बुक में आपने स्पेलिंग देखा है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये देखिए, ये सीड्स है इसके।
तो इसकी डॉर्मेंसी का रिकॉर्ड कितना रिकॉर्ड किया गया है? 10,000 ईयर्स का। कितना रिकॉर्ड किया गया है? 10,000 ईयर्स का। अगर दूसरे लैंग्वेज में हम लोग पूछे तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी विएबिलिटी का टाइम क्या रिकॉर्ड किया गया है, तब भी आंसर क्या होगा? 10,000 ईयर्स। 10,000 years. कितने टाइम तक और कितने मैक्सिमम टाइम तक ये खुद को जर्मिनेट कर सकता है, तब भी क्या आंसर होगा? 10,000 ईयर्स। मतलब जैसे भी आपसे पूछा जाए आंसर जो है वही होगा, ये आपको याद रखना। क्या होगा? हाँ, तो ये रिकॉर्ड किया गया है किसका? ल्यूपिनस आर्क्टिकस का। किसका? ल्यूपिनस आर्क्टिकस का। याद हो गया सबको? यस मैम। ल्यूपिन सीड्स और साइंटिफिक नेम के बारे में जब हम लोग बात करें, दैट इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस। पहचानते हैं आप उन फ्लावर्स को? देखा है आपने? तो कहाँ से इनको निकाला गया? आर्कटिक टुंड्रा से। ठीक है। दूसरा एक क्लासिक एग्जांपल हम लोगों के पास, ये तो 10,000 ईयर्स की डॉर्मेंसी शो कर रहा था। द नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डेट पाम का, जिसको हम लोग फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। डेट पाम तो पहचानते हैं। तो इसको किंग हेरोड्स पैलेस के आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन में निकाला गया था। कहाँ? डेड सी के पास। ठीक है। नीचे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस, उनको देखेंगे ध्यान से। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस उसमें लिखे गए हैं और पूछे गए हैं आपसे। ये देखिए, अब एक बार मैं 2 मिनट्स का टाइम, 2 मिनट ही बहुत है आपके लिए। एक बार ना पेज 1 से, मैं ऐसा नहीं गारंटी के साथ बोल रही कि सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा भी सीख लिया है आपने, बट हो सकता है कई बार ना कोई बच्चा ऐसा होता है कि एक इंग्लिश की वर्ड मीनिंग ही होती है जो उसको एज अ डाउट समझना होता है। फटाफट पेजेस टर्न करेंगे आप अपने बुक के, और अगर कोई आपको डाउट है पूछेंगे मेरे से। चैप्टर 2, दैट इज मतलब चैप्टर 1 जो अब हो चुका है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए फटाफट उसको, कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। पेज 1 से फटाफट एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसी चीज है जो उसमें से रह गई तो पूछिए मेरे से। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। मैम बोल लो कि और एक बार पेरिकस का मतलब सबसे तक। पेरिकार्प। यस देखिए, मैम। अच्छा ठीक है, देखिए। और भी किसी बच्चे को कोई डाउट है ढूंढ के रखिए, मैं फटाफट बताती चलती हूँ। देखिए, मैंगो खाते हैं? हाँ मैम। उसमें छिलका होता है? यस मैम। होता है ना? तो बस अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी भी सीड में उसकी आउटर कोटिंग को, आउटर कवरिंग को, आउटर छिलके को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। लेकिन अभी अभी जो मैंने आपको मैंगो का एग्जांपल दिया ना, एक्चुअली मैंगो के केस में क्या होता है कि जो पेरिकार्प है इसने अपने आप को और 3 लेयर में डिवाइड कर लिया। जो बाहर वाले आपने ग्रीन छिलके को हटाया, दैट इज एक्सोकार्प। जो फ्लैशी पार्ट आप खाते हैं, दैट इज मेसोकार्प। और जो उसकी गुठली होती है अंदर में, दैट इज एंडोकार्प। मतलब सीड के भी बाहर एक कोटिंग होती है ना, कवरिंग होती है, दैट इज एंडोकार्प। लेकिन है क्या ये? तो पेरिकार्प है। क्या है? पेरिकार्प है। तो नॉर्मली किसी भी सीड में, मतलब किसी फ्रूट में, एक हो गया फ्रूट। फ्रूट में भी अगर हम और कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो फ्रूट के अंदर हो गया सीड, और सीड के बाहर क्या हो गया? पेरिकार्प हो गया। क्या हो गया? पेरिकार्प हो गया। अब आया समझ में? अच्छा मैम, मतलब इन सबको मिला के पेरिकप बोलते हाँ, इन सबको मिला के हम लोग पेरिकार्प बोलेंगे। एक्सोकार्प, मेसोकार्प, हैं। एंडोकार्प। ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ चलिए, वेलकम। और कोई डाउट किसी बच्चे को? एक बार फटाफट टर्न करेंगे। सारे बच्चों को मैं बोल रही हूँ, कोई भी डाउट हो मैम फटाफट। बैगिंग का मीनिंग। हाँ, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। देखिए, मैम और एक, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक बार हाँ देखिए, एक आपके पास टर्म क्या है?
इमैस्कुलेशन तुरंत समझ आ जाएगा आपको, और उसके बाद फिर हम लोग बैगिंग देखेंगे। इमैस्कुलेशन सबसे बेस्ट तो ये है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये पर्सन कर क्या रहा है, थोड़ा ब्लर है बट मैं बताती हूँ क्या कर रहा है। ये ना एंथर रिमूव कर रहा है, इसमें से क्या रिमूव कर रहा है, एंथर Yes, रिमूव ma'am. कर रहा है। हाँ ठीक है। तो अगर कोई आपसे इमैस्कुलेशन का मतलब पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इमैस्कुलेशन, तो हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलने का मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब तो जानते हैं कि आपको क्रॉसिंग करानी है। क्या करानी है आपको, क्रॉसिंग करानी है। Cross pollination. लेकिन अगर आपको वो अपने विल के अकॉर्डिंग कराना है, कैसे कराना है, विल के अकॉर्डिंग कराना है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ही एक स्पेशल और स्पेसिफिक जो हम लोग पार्ट पढ़ते हैं या प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, वो हम लोग इमैस्कुलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इमैस्कुलेशन। मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर। मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर। क्यों करना चाह रहे हैं आप रिमूवल ऑफ एंथर, कॉमन सेंस लगाइए। आप गए यहाँ से किसी ऐसी जगह पे घूमने, कश्मीर घूमने चले गए, आपने किसी फ्लावर में ऐसा एंथर देखा, आपने बोला वाह, इसको तो मैं लेके जाऊंगा अपने नेटिव प्लेस पे, और इसके एंथर से उसको मैं फर्टिलाइज करा के देखूंगा क्या प्रोडक्ट बनता है या उसमें क्या एडवांसमेंट आती है। तो आपको एक बात वहां पे समझ आएगी, आप बोलेंगे अच्छा। तो ये आपने क्या किया, इमैस्कुलेशन। लेकिन ये सारा ड्रामा पता है किसमें होता है, ये सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही ये सारे लफड़े हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कोई यस ऐसा मैम। कोई दिक्कत नहीं, वो बेचारा तो खुद ही सेपरेट है, उसमें क्या दिक्कत है। तो किस में करना Yes. पड़ेगा आपको, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो अगर बिल्कुल जीरो लेवल पे आपको याद रखना है, तो इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर। इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर प्लस फिलामेंट इज स्टैमेन। किससे हटाना है, फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसे हटाएंगे, रिमूव बाय फोर्सेप्स, जो भी देखा आपने, और हैंड्स। और इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा दैट अदर फ्लोरल पार्ट्स आर नॉट हार्म। दिस इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं इसको, और क्या प्रमोट करना चाहते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम वहां पे प्रमोट करना चाहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इमैस्कुलेशन का। ये क्लियर हो गया, अब मैं बैगिंग समझाती हूँ। ये हो गया क्लियर। हाँ मैम। अगर मैं क्वेश्चन Yes, पूछूं ma'am. कि इमैस्कुलेशन किसके लिए था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए था या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए था, तब क्या बोलोगे। Male reproductive part. Male इसमें तो कोई डाउट reproductive. नहीं ना किसी को, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। No, ma'am. ठीक उसी तरीके से जब हम लोग बैगिंग के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, बैगिंग के बारे में। पहले एक इमेज देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन, तो फिर उसमें कोई दम ही नहीं है, बहुत आसान है इमेज देखने के। एक्चुअली होता ये है, सबसे जो बेसिक है उस इमेज की हेल्प लेते हैं हम लोग। अब आपके पास क्या है, कोई एक फ्लावर है, आप क्या चाहते हैं कि इसको ना किसी भी तरीके से अनवांटेड पॉलन ग्रेन जो है वो फर्टिलाइज, मतलब इसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, ब्रीदेबल होना चाहिए। ये नहीं पता चला एकदम प्लास्टिक लेके पैक कर दिया उसको, नहीं, ब्रीदेबल होना चाहिए। इसको आपने क्या किया, ऐसे इस तरीके से पैक कर दिया। इसको हम लोग बैगिंग कहते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, कि जो बैगिंग टर्म है, जो क्या है आपके पास, बैगिंग टर्म है, इसको हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो पिस्टिल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये भी सेम वही चीज है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या बाइसेक्सुअल ब्लूम्स जो है, उन्हीं के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक को। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहे, और दो कंडीशन में ये होता है। पहली चीज तो ये है कि आप इसको बचाना चाहते हैं, और दूसरी चीज ये है कि आपने पॉलन डस्टिंग जो है आपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से करा रखा है, उसके बाद आपने बैगिंग करा है। तो क्या हो गया, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, कि बैगिंग ऑब्वियस प्लांट्स का पढ़ रहे हैं हम लोग, बैगिंग इन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर
Same cheese. Preventing self-pollination in bisexual blooms. The anthers of bisexual flowers are removed, a process known as emasculation. ये तो पहले नोट कर लिया आपने. And the flower is then wrapped with a paper bag to protect it against pollen contamination. तो जो पैकिंग करने वाला आप काम कर रहे हैं वहां पे वो क्या हो गया, बैगिंग हो गया. क्या हो गया, बैगिंग हो गया. अब क्लियर है बैगिंग. एक और है टैगिंग. जब इतना सुन ही लिया तो टैगिंग भी सुन ही लीजिए. देखिए, आप अगर एक ऐसे रिसर्च एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे आपको थाउजेंड्स के नंबर में बहुत सारे प्लांट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, तो वहां पे चैलेंजिंग जॉब क्या है कि अब अगर आप कंटिन्यूअस विजिटिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी वहां पे देखना और एनालाइज करना जरूरी है कि कौन सा प्लांट क्या है. अब जरूरी तो नहीं है कि एक बार आप जिसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ये हो गया. यस मैम. चलिए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रिसर्च एरिया है, जो हमारा, कई बार तो बोटानिकल गार्डन्स में भी इस्तेमाल करते हैं जो स्टडी रेफरेंस के लिए होता है, ताकि बच्चे जब देख के सीखने जाएं तो उनको ये पता हो कि हाँ भाई कौन कौन सा हमारे पास प्लांट स्पेसिमेन जो यहाँ पे अवेलेबल है. तो ये जितने यहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल होते हैं ना, सबके ऊपर देखिए टैग्स लगे हुए हैं. टैग लगा हुआ है सबके ऊपर. सबका डिस्क्रिप्शन जो है वो सबके ऊपर लिखा रहता है. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को टैग्स प्रोवाइड कर रहे हैं. स्पीशीज नेम लिखना चाहते हैं, कलेक्शन प्लेस लिखना चाहते हैं, सब कुछ उसके ऊपर मार्क करना चाहते हैं. आप यहाँ पे देखना मतलब क्या किया आपने और ये कर कब रहे हैं. टैगिंग का प्रोसेस आप कब कर रहे हैं, तो किसी नॉर्मल प्लांट के ऊपर तो आप करेंगे नहीं जिसमें आपने ऑलरेडी इमैस्कुलेशन और बैगिंग अप्लाई करके रखा हुआ है, उसी में हम लोग टैगिंग करेंगे. टैग हमने कर दिया कि हाँ क्या किया, जैसे कैसे याद करने के लिए हम लेबल करते हैं ना किसी चीज को, उसी तरीके से हमने यहाँ पे किस टर्म का इस्तेमाल करा है, टैगिंग वर्ड का यूज किया है. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब हमने इमैस्कुलेशन और बैगिंग करा दिया तो उसके बाद आपको वहां पे कुछ लेबल डालने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, टैग्स लगाते हैं. वहां पे क्या करते हैं, टैग लगाते हैं. तो इसको हम लोग टैगिंग कहते हैं. ठीक है, तो डिटेल ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स etc इज अटैच्ड विद प्लांट्स, दिस इज नोन एज टैगिंग. इसको हम क्या बोलेंगे, टैगिंग बोलेंगे. क्या बोलेंगे, टैगिंग बोलेंगे. चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. एक छोटा सा था रिमेनिंग, उसको भी कर ही लिया हम लोगों ने. चलिए, अभी एक और बच्चे का डाउट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसको भी देख लेते हैं. अगर नेचुरल कंडीशन में किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में आपको अगर कोई प्लांट दिखे, मतलब आपके घर के गार्डन में अगर कोई आपको प्लांट दिख रहा है, आपने उस पर कोई स्ट्रैटेजी कुछ भी आपने अप्लाई नहीं करा है, तो क्या हम वहां पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टर्म यूज कर सकते हैं क्या, सोचिए. हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये हाँ नाम का जो टर्म है, अभी अभी जो आपने सीखा ना, ये सब कुछ किसके अंदर आ रहा था, इसी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ रहा है. अगर बिल्कुल एक लाइन में आपको किसी को समझाना है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है डिजायर्ड pollen grains should fertilize with desired egg of desired pistil. पिस्टिल भी आपकी चॉइस का होना चाहिए, पॉलिन ग्रेन भी आपकी चॉइस का होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि हमने क्या किया वहां पे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया. तो यहाँ पे की वर्ड क्या है या की पॉइंट क्या, ओनली डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स, दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ओनली डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन. आप सिर्फ इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और तब जाके फाइनली इनको क्या करना है, फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ देना है. तो जब आप ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा करते हैं तब क्या बोलते हैं, तब आप ऑब्वियस है वहां पे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन ही बोलते हैं.
तो हम यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको कर रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये लास्ट वाली लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पेज का। और कोई डाउट हो तो पूछेंगे मेरे से। इस चैप्टर में सारे बच्चों ने टर्न करके देखा होगा, ऑब्वियस है कुछ ना कुछ और डाउट होगा, फटाफट पूछिए। मैम फॉल्स फ्रूट्स में क्या सीड होता है? फॉल्स फ्रूट्स जो है वो सीड कैरी करते हैं, लेकिन जैसे कैसे एप्पल आप खाते हैं तो वो क्या करता है, सीड को कैरी करने का काम करता जरूर है, लेकिन वहां पे एडिबल पार्ट बस क्या नहीं होगा, ओवरी नहीं होगा। ठीक है, ओके। और कुछ जो आप अगर अपने बुक में डिस्क्रिप्शन देखना स्टार्ट करें, पॉलिनेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑल एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी से ज्यादा ही बता रखा है, और जो दो तीन छोटे मोटे जो टर्म्स थे वो आपने पूछ लिया, अच्छा हुआ मैंने क्लियर कर दिया आपको। और मुझे तो अब इसमें कोई जो आपकी एनसीईआरटी बुक का जो पीडीएफ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें कोई रिमेनिंग पार्ट तो नहीं लग रहा। एक बार खुद से फिर से रीड करेंगे और उसके बाद, क्योंकि थोरोली आपने रीड किया नहीं होगा, एक बार इसको करेंगे रीड लाइन बाय लाइन, पेज 1 टू लास्ट पेज। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है आपको तो उसको नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे मेरे से। ठीक है, आपका होमवर्क ये है, मैं असाइनमेंट क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि आपका होमवर्क ये है कि इस चैप्टर के सारे बैक क्वेश्चंस आपके नोटबुक में हो जाने चाहिए नेक्स्ट क्लास के पहले। ठीक है, ओके मैम। चलिए लीव करूं मैं? थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. गुड नाइट। गुड।